हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एस.के. ठाकुर एक बार पुनः आपके बीच अंग्रेजी के एक नए अध्याय के साथ उपलब्ध हूं। हमारा आज का टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ प्रीपोजिशंस, जिसके तहत हम प्रीपोजिशंस की रूपरेखा के बारे में सामान्य संदर्भ में एक समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर्स के आधार पर हमने डिफरेंट स्पीच ऑर्गन्स के बारे में तमाम अलग अलग तरह की चर्चा परिचर्चाएं की, उसके मद्देनजर हमें यह ज्ञात हुआ कि ग्रामेटिकल व्यू पॉइंट से स्पीच के कुल 7 ऑर्गन्स हैं, जिनको हम फंडामेंटल स्पीच ऑर्गन्स बोलते हैं। उन 7 का नाम क्रमशः नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वर्ब्स, प्रीपोजिशंस एंड कंजंक्शंस है। इन्हें हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिसके तहत नाउन्स एंड प्रोनाउंस को हमने नेमिंग क्लास ऑफ स्पीच ऑर्गन का नाम दिया था। एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स को हमने मॉडिफाइंग या क्वालिफाइंग क्लास ऑफ स्पीच ऑर्गन्स का नाम दिया था। कंजंक्शंस को हमने एडजॉइनिंग स्पीच ऑर्गन बोला। वर्ब्स को हमने एक्शन शोइंग स्पीच ऑर्गन का नाम दिया था। ठीक उसी तरह प्रीपोजिशंस को रिलेशन शोइंग स्पीच ऑर्गन कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यदि कोई वर्ड यानी कोई शब्द स्पीच के अंदर रिलेशन शोइंग पर्पस से इस्तेमाल होगा, तब वह प्रीपोजिशन कहलाएगा। यानी बच्चों, एक बात स्पष्ट है कि प्रीपोजिशन सिर्फ और सिर्फ संबंध बोध कराने के उद्देश्य से इस्तेमाल होता है। इसके अलावे कोई भी भूमिका इसके द्वारा अदा नहीं की जा सकती। जैसे आपने देखा था कि नेमिंग क्लास ऑफ स्पीच ऑर्गन्स स्पीच के अंदर सिर्फ नाम का बोध कराने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वे चाह कर भी विशेषता बतलाने के पर्पस से इस्तेमाल नहीं हो सकते, मॉडिफिकेशन या क्वालिफिकेशन के पर्पस से इस्तेमाल नहीं हो सकते। उसी तरह जो मॉडिफाइंग क्लास ऑफ स्पीच ऑर्गन्स हैं, वे सिर्फ और सिर्फ मॉडिफिकेशन पर्पस से इस्तेमाल होंगे और कोई भूमिका अदा नहीं कर सकते। एक्शन शोइंग स्पीच ऑर्गन्स यानी वर्ब्स सिर्फ और सिर्फ कुछ होने का बोध कराने के लिए ही इस्तेमाल होंगे, किसी दूसरे संदर्भ में उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कंजंक्शंस के बारे में देखा था, सिर्फ जोड़ने के उद्देश्य से इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरह प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ संबंध बोध कराने के लिए इस्तेमाल होता है। अब सवाल यह उठता है कि स्पीच में कोई प्रीपोजिशन किस तरह से संबंध बोध कराता है। बच्चों, आपको एक बात ध्यान रखनी है, संभव है किसी प्रीपोजिशन के माध्यम से 2 शब्दों के बीच संबंध बतला दिया जाए, 2 फ्रेजेस के बीच संबंध बतला दिया जाए। आपको बखूबी मालूम है फ्रेज का मतलब क्या होता है। याद है ना, हमने शुरुआत में पढ़ा था। यस सर। यस, वेरी गुड। 2 क्लाउजेस के बीच संबंध बतलाता है, या फिर इन लेमैन्स टर्म एक सामान्य संदर्भ में अगर मैं आपसे बात करूं तो कह सकता हूं कि जब भी प्रीपोजिशन स्पीच के अंदर इस्तेमाल होगा, स्पीच के 2 हिस्सों के बीच संबंध बतलाता है। एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी वो दोनों हिस्से बनेंगे, उन हिस्सों के अंदर नेमिंग क्लास ऑफ स्पीच ऑर्गन हर हाल में होना चाहिए। अगर नेमिंग क्लास ऑफ स्पीच ऑर्गन नहीं हुआ तो फिर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इन जनरल बस आपको यही कंसेप्ट ध्यान रखना है कि जब भी प्रीपोजिशन स्पीच के अंदर इस्तेमाल होगा, संबंध बतलाएगा। और किसके बीच संबंध बतलाएगा? स्पीच के उन 2 धड़ों के बीच, उन 2 हिस्सों के बीच जो या तो सीधे सीधे नेमिंग क्लास ऑफ स्पीच ऑर्गन से ही बने हैं, या फिर जो अलग अलग शब्द समूह से बने हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बने हैं। बस ध्यान ये रहे कि चाहे कितना भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, उस ग्रुप में नेमिंग क्लास का कोई ना कोई वर्ड जरूर होना चाहिए। जैसे ही स्पीच के 2 हिस्सों के बीच प्रीपोजिशन में हेराफेरी कर देते हैं, पूरे स्पीच का संबंध ही बदल जाता है। आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आप मुझे गौर से देखेंगे। आई केप्ट माई हैंड ऑन द पोडियम। आपको दिख रहा होगा एग्जांपल। आई केप्ट माई हैंड ऑन द पोडियम। यहां पर
ऑन के लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद जो भी शब्द समूह है हमने उसे डिमार्केट कर लिया, चिन्हित कर लिया, और ऑन के राइट हैंड साइड में मौजूद शब्द समूह को, द पोडियम, उसको दूसरी तरफ चिन्हित कर लिया। इस तरह से बच्चों इस वाक्य को मैंने दो हिस्सों में बांट लिया। पहला हिस्सा, आई केप माई हैंड, मैंने अपना हाथ रखा। दूसरा हिस्सा, द पोडियम, जिसका मतलब पोडियम हुआ। बीच में हमने ऑन का इस्तेमाल किया। शब्द ऑन यह बतलाता है कि मैंने अपना हाथ पोडियम पर रखा, मीन्स आई केप माई हैंड ऑन द पोडियम। तो आपको यहां नहीं लगता कि ऑन के माध्यम से इस स्पीच यानी सेंटेंस के दो हिस्सों के बीच संबंध बतलाया जा रहा है? यानी हाथ के रखे जाने और पोडियम के बीच कैसा संबंध है? ऐसा संबंध है जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि हाथ पोडियम पर है। दूसरे अर्थों में आप कह सकते हैं कि ऑन के माध्यम से हैंड और पोडियम के बीच संबंध बतलाया गया है। जैसा मैंने बताया ना कि या तो आप यो बोलेंगे कि दो हिस्सों के बीच, दो शब्दों के बीच, दो शब्द समूहों के बीच। हमने बात को आसान बनाने के लिए आपको सीधे सीधे शब्द समूह बोल दिया या दो पक्ष बोल दिया। बस इतना ध्यान रखना है कि दोनों पक्ष में नाउन मौजूद होना चाहिए। नाउन ना हो तो नाउन जैसा ही यानी प्रोनाउन भी मौजूद हो सकता है। कहने का मतलब कि दोनों ही हिस्सों में नेमिंग क्लास ऑफ स्पीच ऑर्गन होना चाहिए। अब देखिए जरा, आई केप माई हैंड, ये एक शब्द समूह हुआ। क्या आपको नहीं लगता कि इस शब्द समूह में नेमिंग क्लास ऑफ स्पीच ऑर्गन साफ साफ दिख रहा है, हैंड? और फिर दूसरे हिस्से में साफ साफ दिख रहा है द पोडियम। आर्टिकल के साथ कोई भी नाउन आएगा, या फिर आप यूं कह लीजिए आर्टिकल के साथ कोई भी शब्द आएगा, जाहिर सी बात है नाउन ही होगा। तो दो नाउन के बीच संबंध या फिर वाक्य के दो हिस्सों के बीच संबंध। यानी यहां हमने देखा कि ऑन एक ऐसा स्पीच ऑर्गन है जो इसी स्पीच के दो हिस्सों के बीच संबंध बतला रहा है। हाथ के रखे जाने और पोडियम के बीच संबंध बतलाता है कि हाथ पोडियम पर रखा गया है। अब मान लीजिए एक दूसरा एग्जाम्पल मैं रखता हूं जिसमें कमोबेश सारी बातें एक सी होगी, बस मैं रिलेशन शोविंग स्पीच ऑर्गन यानी प्रीपोजिशन में तब्दीली ला दूंगा। अगर मैं बोलूं आई केप माई हैंड एबव द पोडियम, जैसा आप देख पा रहे हैं, आई केप माई हैंड एबव द पोडियम। बच्चों पहले वाक्य और दूसरे वाक्य का जरा तुलनात्मक अध्ययन करके आप देखिए। पहले वाक्य में आपको स्पष्ट रूप से देख रहा है कि ऑन रिलेशन शोविंग पर्पस से इस्तेमाल हुआ है, जो वाक्य के दो हिस्सों आई केप माई हैंड और द पोडियम के बीच संबंध बतला रहा है। और यह साबित होता है कि हाथ कहां रखा गया? पोडियम पर रखा गया। दूसरे वाक्य में आप देख रहे हैं कि ऑन की जगह एक दूसरा शब्द ले लेता है। कौन सा? एबव। और इसके अलावे जो लेफ्ट साइड में मौजूद शब्द समूह है आई केप माई हैंड, वो इंटैक्ट बना रहता है, यथावत बना रहता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। और पुनः आप देख पाते हैं कि एबव के राइट हैंड साइड में मौजूद जो शब्द समूह है वह वही है जो ऊपर वाले वाक्य में भी आपको दिख रहा है, द पोडियम। तो जरा सोचिए बच्चों, इन दोनों वाक्यों में हमने कौन सी तब्दीली की, कौन सी फेरबदल की? सिर्फ ऑन की जगह एबव लगा दिया। अब बताओ, जैसे ही मैंने एबव लगाया, क्या आपको नहीं लगता कि हाथ के रखे जाने और पोडियम दोनों के बीच संबंध बदल गया, पूरी तरह बदल गया? दूसरा वाक्य क्या कहता है? मैंने अपना हाथ पोडियम के ऊपर रखा। पोडियम पर नहीं, पोडियम के ऊपर। तो देख रहे हैं, महज एक शब्द के बदल देने मात्र से वाक्य के दो हिस्सों का पूरा पूरा संदर्भ ही बदल जा रहा है। यह बात समझ में आ रही है ना? चलिए एक और एग्जांपल देता हूं, उसके माध्यम से और बेहतर समझ विकसित की जा सकती है। अगर मैं बोलूं आई केप माई हैंड बिलो द पोडियम, तीसरा एग्जांपल देखेंगे, आई केप माई हैंड बिलो द पोडियम। अब जरा सोचिए, तीसरे वाक्य में भी हमने सिर्फ एक शब्द में फेरबदल की है, सिर्फ एक शब्द की हेराफेरी की है। उस शब्द के लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद जो भी शब्द समूह है, तीनों के तीनों वाक्यों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। और अगेन राइट हैंड साइड में मौजूद शब्द समूह द पोडियम, तीनों ही केसेस में एक सा है, कोई बदलाव नहीं है। बदलाव किसमें हुआ? पहली बार हमने ऑन लिखा, दूसरी बार हमने एबव लिखा,
तीसरी बार हमने बिलो लिखा, और जैसे ही हमने एक शब्द में हेराफेरी कर दी, पूरे वाक्य का पूरा संबंध ही बदल गया। किसके किसके बीच का संबंध बदल गया? हाथ के रखे जाने और पोडियम की अवस्थिति, दोनों के बीच संबंध बदल जा रहा है। तीसरे वाक्य का मतलब हुआ, मैंने अपना हाथ पोडियम के नीचे रखा। एक बात बखूबी समझ चुके होंगे कि प्रीपोजिशन किस तरीके से वाक्य के दो हिस्सों के बीच पूरी तरह संबंध को बदल कर रख दे रहा है। यानी अगर सारे हिस्से यथावत रखे जाएं और सिर्फ प्रीपोजिशनल वर्ड को बदल दिया जाए तो वाक्य के दो धड़ों का पूरा संबंध ही बदल जाएगा, मतलब ही बदल जाएगा। तो मुख्य रूप से प्रीपोजिशन की यही भूमिका है। हम लोग आगे के चैप्टर्स में प्रीपोजिशन को काफी विस्तार से पढ़ेंगे। बच्चों, इस टॉपिक के बारे में एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि जब भी बात हम प्रीपोजिशनल यूसेज की करते हैं तो हमारा संदर्भ, या फिर आप यूं कह ले कि हमारी कंसर्न दो चीजों को लेकर होती है। ग्रामेटिकल व्यू पॉइंट से कुछ कन्वेंशनल अप्रोच है, कुछ कन्वेंशनल एस्पेक्ट्स हैं, कुछ परंपरागत संदर्भ हैं जिसके तहत विभिन्न प्रीपोजिशनल वर्ड्स का ग्रामेटिकल यूसेज हम पढ़ा करते हैं। लेकिन आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, कंटेम्पररी इंग्लिश में, यानी कि वर्तमान संदर्भ में जब हम प्रीपोजिशन की स्टडी करते हैं तब थोड़े से बदलाव को अपनाने की कोशिश की जाती है। उस बदलाव की वजह है, आपको बताऊं, वर्तमान संदर्भ में जिन समाचार पत्र पत्रिकाओं को आप पढ़ते हैं, जिन न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स को आप पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि तमाम ऐसे हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं, तमाम ऐसे अधिकतम प्रचलन में लाए जाने वाले शब्द हैं जिनको हम प्रीपोजिशनल कंटेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ देखते हैं। जाहिर सी बात है, हम उसी को ऑब्जर्व भी करते हैं, उसे फॉलो करने का प्रयास करते हैं। तो आज के दौर में विभिन्न परीक्षाओं में प्रीपोजिशन पर आधारित जब भी सवाल पूछे जा रहे हैं तो निसंदेह कन्वेंशनल एस्पेक्ट को टारगेट तो किया ही जाता है, लेकिन उससे कहीं अधिक अप्लाइड एस्पेक्ट को टारगेट किया जा रहा है। जैसे हम लोग ग्रामेटिकल व्यू पॉइंट से पढ़ेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं कि इन का इस्तेमाल कहां करेंगे, विद इन का इस्तेमाल कहां करेंगे, विथ का इस्तेमाल कहां करेंगे, वो एक बात हुई। इन जनरल हम समझेंगे उसे। लेकिन वर्तमान डिमांड क्या है? वर्तमान डिमांड अलग अलग शब्दों के मद्देनजर किन किन प्रीपोजिशंस का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है, हमें उस पर विचार करना होगा। जैसे बच्चों, आपको एक सिंपल सा उदाहरण बता रहा हूं। आगे प्रीपोजिशन से संबंधित जो फ्रेश टॉपिक होगा, अभी तो हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं, जब इलाबोरेटिव तरीके से इसे पढ़ेंगे तब मैं आपको तमाम दाव पेच बताऊंगा जिसके आधार पर प्रीपोजिशन पर बेहतर से बेहतर आपकी समझ विकसित हो सके, क्योंकि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आए दिन आप स्टूडेंट से सुनते होंगे, यार हमने ग्रामेटिकल किताबों में प्रीपोजिशंस के बारे में तमाम यूसेज पढ़े, लेकिन एग्जाम में धोखा खा गए, पता नहीं क्या पूछ दिया था। पूछा प्रीपोजिशन ही था, लेकिन वो समझ में नहीं आया, जो हमने पढ़ा था वैसा कुछ नहीं दिखा। इसकी वजह यह है, मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा, इसकी वजह यह है कि जो आपने पढ़ा वो बेसिकली परंपरागत संदर्भ में पढ़ा। और वर्तमान डिमांड क्या है? यूसेज बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है, अनुप्रयोग के आधार पर उसको पढ़ना है। यूसेज के जो डिफरेंट नॉर्म्स हैं उसके आधार पर पढ़ना है। और वे नॉर्म्स कहां अप्लाई होते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स के साथ, विभिन्न शब्दों के साथ। बच्चों, आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। आप सब जानते होंगे शब्द अबाउंड, आप यहां देख सकते हैं। अबाउंड का मतलब होता है प्लेंटी, एनफ, प्रचुरता, अधिक संख्या में। अब बच्चों, जब भी आप वर्तमान संदर्भ में न्यूज़पेपर्स व मैगजीन्स में शब्द अबाउंड का यूसेज पाते हैं, इसे कंपाउंड फॉर्मेट में आप पाते हैं। और वो कंपाउंड फॉर्मेट कैसा बनता है, वो यौगिक स्वरूप कैसे बनता है? इनके साथ कोई ना कोई प्रीपोजिशंस जोड़ दिए जाते हैं। तो आपको यहां सावधानी बरतनी होगी कि विभिन्न हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स के साथ धड़ल्ले से इस्तेमाल होने वाले कौन कौन से प्रीपोजिशंस हैं। और जब एक बार यह सुनिश्चित हो जाएगा कि अमुक शब्द के साथ कौन कौन से प्रीपोजिशंस यूज होंगे, तब फिर आपकी जिम्मेदारी यह होगी
कि उसके यूसेस को कैसे समझें। पहले तो हमने देखा कि अमुक शब्द के साथ कौन कौन से प्रीपोजिशंस आएंगे, और दूसरे संदर्भ में हमें देखना है कि विभिन्न प्रीपोजिशंस का दिए गए शब्द के साथ किस किस स्वरूप में इस्तेमाल होगा, दोनों ही जानना होगा। और आपको बताऊं, ऐसे कंपाउंड यूसेस या ऐसे प्रीपोजिशंस जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स के साथ धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहे हैं, इनकी संख्या सामान्यतः जो दैनिक अनुप्रयोग में इस्तेमाल होते हैं आए दिन 100 से 200 है। और यह मुश्किल नहीं है। अगर थोड़ी सी बारीकियों का आप अनुपालन करेंगे, हर एक दिन 2-4 शब्दों के बारे में ही पढ़ेंगे, तो भी एक समय के साथ इस टॉपिक पर आपकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ बन जाएगी। नो डाउट जो ग्रामेटिकल कंटेक्स्ट से प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ, आप बड़ी आसानी से उसे समझ पाएंगे। जो अप्लाइड यूसेज है, इसमें थोड़ा सा आपको चूजी होना होगा। वो चूजी कैसे होंगे? हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को सेलेक्ट करना होगा, धड़ल्ले से इस्तेमाल हो सकने वाले शब्दों को चुनना होगा। तो जाहिर सी बात है, कौन से शब्द धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहे हैं, आप इसका चयन कब करेंगे? जब न्यूज़पेपर्स व मैगजीन्स पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षा में वहीं से उठाकर प्रश्न रख दिया जाता है। अब जरा सोचो, आप ही सोचो, कोई भी क्वेश्चन फ्रेमर अगर यूपीएससी का प्रश्न पत्र तैयार कर रहा है, तो इतना तो तय है कि हिंदुस्तान या दैनिक जागरण बहुत कम ही पढ़ता होगा। वो पढ़ेगा भी तो फीचर न्यूज़पेपर्स पढ़ेगा, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ेगा, द हिंदू पढ़ेगा, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेगा, द एशियन एज पढ़ेगा, वगैरह वगैरह। और ये अंग्रेजी के न्यूज़पेपर्स हैं, तो जाहिर सी बात है इन न्यूज़पेपर्स में अंग्रेजी के तमाम महत्वपूर्ण शब्दों का विभिन्न संदर्भ में इस्तेमाल भी हुआ पाएंगे वो। फिर आपको नहीं लगता कि अपने क्वेश्चन में बनाते समय वो भी इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? आपको एक छोटा सा नमूना पेश करता हूं प्रीपोजिशन के अप्लाइड फॉर्मेट को समझाने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग प्रीपोजिशन की पृष्ठभूमि ही समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जब एक बार पृष्ठभूमि बन जाएगी और पुनः फिर दूसरे टॉपिक में जब मैं प्रीपोजिशन को विस्तार से आपको पढ़ाऊंगा, तब आपको यह नहीं लगेगा कि हम कोई नई चीज पढ़ रहे हैं। आपको लगेगा कि हां, प्रीपोजिशन का जो न्यूनतम मतलब है वो आपको मालूम है। अब वहां से चीजों को आगे बढ़ाना है। जैसे मैंने शब्द रखा अबाउंड, आपको मतलब बता दिया। अबाउंड मीन्स प्लेंटी, प्रचुरता, अधिकायकता, अधिक संख्या में, वगैरह वगैरह। अब बच्चे, अगर आपसे कहूं कि जब शब्द अबाउंड का कंपाउंड फॉर्मेट में इस्तेमाल होगा, तब कौन कौन से प्रीपोजिशंस इसके साथ जोड़े जा सकते हैं, ध्यान रखना होगा। आमतौर पे अबाउंड के साथ धड़ल्ले से इस्तेमाल हो सकने वाले दो प्रीपोजिशन से, एक इन और दूसरा विथ। यानी इस तरह से दो संरचना बनी, अबाउंड इन, अबाउंड विथ। दोनों का मतलब अभी भी एक ही है, अधिक संख्या में, अधिकायकता, प्रचुरता, प्रचुर। लेकिन दोनों के यूसेज में फर्क है। आप फ्लो चार्ट देख पा रहे होंगे, जब अबाउंड के साथ इन का इस्तेमाल होगा, तब इन के पश्चात या तो कंटेनर आएगा या फिर कंटेंड आएगा। अभी हम लोग समझेंगे कंटेनर क्या है, कंटेंट क्या है। और वही दूसरी तरफ अबाउंड के साथ जब विथ का इस्तेमाल होगा, यानी अबाउंड विथ, तब विथ के बाद सिर्फ व सिर्फ कंटेंट आएगा। अब हो सकता है आप में से तमाम लोगों को कंटेनर व कंटेंट का मतलब अभी क्लियर नहीं हो रहा होगा। आप इस डायग्राम पे ध्यान दें। आपको एक पॉट सी आकृति दिख रही है। मान लो एक जार है, इसके अंदर पानी है, यानी जार में पानी भरा हुआ है, एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है। आप जार को कंटेनर बोलेंगे, और कंटेनर के अंदर जो समाहित होता है, जो रखा जाता है, उसी को बच्चों कंटेंट बोलते हैं। आप ये बात समझ गए? एक और उदाहरण देखो। अभी तो आपने पिक्टोग्राफिक फॉर्मेट में देखा कंटेनर व कंटेंट का मतलब। अगर मैं कहूं जंगल और जंगली जानवर, तो बताओ जंगल को आप कंटेनर बोलेंगे कि कंटेंट? क्या जंगल कहीं रहता है या जंगल में कोई रहता है? जाहिर सी बात है जंगल कंटेनर है और जंगली जानवर कंटेंट, जो कि जंगल में रहते हैं। ऐसा नहीं कि जंगली जानवर में जंगल रहता है।
तो अब जरा सोचिए, अबाउंड प्लस इन के बाद कंटेनर कंटेंट दोनों हो सकता है, लेकिन अबाउंड प्लस विथ के बाद सिर्फ और सिर्फ कंटेंट होगा। बच्चों मैं एक एग्जांपल रख रहा हूं आपके सामने, फिर आप समझने का प्रयास करेंगे कि क्या जो मैं एग्जांपल रखा हूं वो उचित है। वाइल्ड एनिमल्स अबाउंड इन इंडियन फॉरेस्ट। देखो, वाइल्ड एनिमल्स अबाउंड इन इंडियन फॉरेस्ट। अब बच्चों एक संरचना तो आपको दिख गई कि अबाउंड इन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब प्रचुरता से है, लेकिन इन के बाद हम देखने का प्रयास करेंगे कि कंटेनर है कि कंटेंट। जाहिर सी बात है, यहां आपको पूरी आजादी है, इन के बाद कंटेनर कंटेंट दोनों इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा सावधान होने की यहां आवश्यकता नहीं है। वाइल्ड एनिमल्स अबाउंड इन इंडियन फॉरेस्ट, यहां पर अबाउंड के साथ इन का यूसेज उचित है, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट क्या है, कंटेनर है। अगर बच्चों मैं यहीं पर एक दूसरा सेंटेंस आपके सामने रख दूं, वाइल्ड एनिमल्स अबाउंड विथ इंडियन फॉरेस्ट, अब बताओ, वाइल्ड एनिमल्स अबाउंड विथ इंडियन फॉरेस्ट। बच्चों अगेन अबाउंड विथ का मतलब हुआ प्रचुर संख्या में, लेकिन आपको बताया था मैं, यहां साफ साफ फ्लो चार्ट में आपको दिख भी रहा होगा कि अबाउंड के बाद अगर विथ हो तो विथ के बाद क्या आएगा, सिर्फ कंटेंट। और बच्चे इंडियन फॉरेस्ट कंटेनर है कि कंटेंट, कंटेनर है, तो क्या यहां पर विथ के बाद कंटेनर का इस्तेमाल जायज है, बिल्कुल नहीं। यानी कि यह वाक्य पूरी तरह गलत है। अब इसे सही बनाना होगा तो क्या होगा, ऊपर का स्वरूप रख देंगे, वाइल्ड एनिमल्स अबाउंड इन इंडियन फॉरेस्ट। यह बात समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखिए थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल में तब्दीली लाता हूं। इंडियन फॉरेस्ट अबाउंड इन वाइल्ड एनिमल्स, इंडियन फॉरेस्ट अबाउंड इन वाइल्ड एनिमल्स। अगेन बच्चे सीधे हमारे दिमाग में एक बात स्ट्राइक करनी चाहिए कि अबाउंड के बाद जब इन आया है तो इन के बाद क्या होगा, कंटेनर कंटेंट दोनों होगा। और देखिए इन के बाद हमने क्या लिखा है, वाइल्ड एनिमल्स। बताओ वाइल्ड एनिमल्स कंटेनर है कि कंटेंट है, कंटेंट है, कोई दिक्कत नहीं। इन के बाद कंटेंट क्या कंटेनर रहे तो भी बात बन जाएगी। वही दूसरी तरफ अगर मैं लिखूं कि इंडियन फॉरेस्ट अबाउंड विथ वाइल्ड एनिमल्स, तो बताओ अबाउंड विथ वाइल्ड एनिमल्स, क्या अबाउंड विथ के बाद वाइल्ड एनिमल्स जो कि कंटेंट है इसका इस्तेमाल होगा? यस सर। हां बिल्कुल, हम यहां ऊपर की संरचना में देख रहे हैं, सीधे सीधे फ्लो चार्ट में देख रहे हैं कि अबाउंड विथ के बाद सिर्फ कंटेंट होगा, कंटेनर नहीं। इसी वजह से कंटेनर नहीं होने की वजह से ही ऊपर वाला वाक्य गलत हुआ, जहां हमने लिखा था अबाउंड विथ इंडियन फॉरेस्ट, जो गलत था, और उसे सुधारा कैसे था, अबाउंड इन इंडियन फॉरेस्ट। लेकिन यहां पर यानी इंडियन फॉरेस्ट अबाउंड विथ वाइल्ड एनिमल्स, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि अबाउंड विथ के बाद कंटेंट इस्तेमाल हो सकता है, कंटेनर नहीं। और वाइल्ड एनिमल्स कंटेंट है, अबाउंड के बाद विथ का इस्तेमाल जायज है। तो बच्चों हमने एक हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड को यहां टारगेट किया और यह सीखा कि जब इसके साथ इन या विथ इस्तेमाल कर दिए जाएंगे तब इसका अनुप्रयोग कैसे होगा, यूसेज कैसे होगा। यह रहा अप्लाइड यूसेज ऑफ प्रीपोजिशन। अब जो भी आप कन्वेंशनल पैरामीटर्स पे इन और विथ का इस्तेमाल पढ़ेंगे उसे यहां अप्लाई नहीं कर सकते। हां, उसकी अपनी उपयोगिता है, उसके अपने मायने हैं, जिसको हम लोग प्रीपोजिशन के रूप में जब डिटेल स्टडी करेंगे तब उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों मैं समझता हूं कि प्रीपोजिशन के बारे में जो एक सामान्य अवधारणा हमने अपने मन मस्तिष्क में विकसित करने का प्रयास किया वो शायद अब हो चुकी होगी। अब आपके लिए प्रीपोजिशन जैसा कोई ग्रामेटिकल कंसेप्ट अनजान नहीं रहा। अब प्रीपोजिशन के बारे में आप एक छोटी सी समझ विकसित कर चुके होंगे। ओवरव्यू ऑफ प्रीपोजिशंस में बच्चों इतना ही। फिर से मैं अंग्रेजी के एक दूसरे अध्याय के साथ आपके सम्मुख मौजूद होऊंगा, उपलब्ध होऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच। समरी, स्पीच के अंदर
प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल रिलेशन शोइंग पर्पस से किया जाता है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन्स या प्रोनाउंस सामान्यतः ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। प्रीपोजिशंस वाक्य के जिन हिस्सों के बीच संबंध बतलाने का काम करते हैं उनमें नेमिंग क्लास के दायरे में आने वाले स्पीच ऑर्गन्स हर हाल में मौजूद रहते हैं।